जीवन में जो लोगों को आधारभूत आवश्यकता होती है, रोटी, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और शिक्षा, इससे कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे। मान सम्मान के साथ उसे रोटी मिले। हैंडीकेप्ड हो, किसी भी तरह से संपूर्ण हैंडीकेप्ड हो, कम हो, ज्यादा हो, किसी भी हालात में रहे, रोजगार में रहे या बेरोजगारी का जीवन जी रहा हो, वह अभाव मुक्त जीवन व्यतीत नहीं करे। इससे निदान देने की बात को ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसी विषय पर बात कर रहे हैं कि लोगों का जीवन इससे वंचित हो, मतलब अभाव मुक्त जीवन बीते। इन चीजों का, जिनका नाम मैंने गिनाया है, इन चीजों की पूर्ति अगर हो जाती है तो क्या किसी भी व्यक्ति के पास यह चीज हो तो वह अभावग्रस्त कहा जाएगा? आप लोग बताएंगे। ये जो 5 उसकी आधारभूत आवश्यकता है, किसी व्यक्ति को मौजूद हो जाए, पूर्ति होता रहे, तो क्या वह व्यक्ति अभाव में रहेगा या अभावग्रस्त कहा जाएगा? नहीं कहा जा सकेगा। तब वह अभाव से मुक्ति में और आनंद से जिंदगी जिएगा। तो इसी के लिए यह कैसे हो सकेगा? बातें रोजगार की होती है, शिक्षा की होती है, जो कि सब कुछ अर्थव्यवस्था से चलना है, और उनको ठीक से, उस अर्थव्यवस्था को ठीक से नीतिबद्ध करके नहीं चलाने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। हमने बीच में कहा था कि प्रश्न उठेगी कि ये 10,000 रुपया देना तो बड़ा अच्छा है और बात अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह 10,000 रुपया 15 लाख रुपया जैसा तो नहीं हो जाएगा? 10,000 रुपया मिलेगा तो किसे मिलेगा, कहां से मिलेगा? उसी अवधारणा पर ये सारी चीज उसी के इर्द गिर्द है। ये रुपये आएंगे कहां से? इसलिए जो सवाल आप लोगों के मन में आया है, उस सवाल को मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति 5 आदमी, ये 10,000 आएगा कहां से, या जो भी सवाल आप लोगों के मन में उत्पन्न हुआ हो, उनके बात सुनने के बाद तो आप लोग अपना प्रश्न रखें। आर्थिक न्याय की अवधारणा को इस देश की जन जन तक पहुंचाने के लिए जिस संत ने एक पुस्तक लिखा, मैं उनको तो संत ही समझता हूं, क्योंकि संत अपने कर्तव्य को पालन के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। कहा गया है कि रहनी गहनी संत की, करनी विमल विवेक, भला बुरा जग मानई, संत चले निज देश। मैं उन महान संत रोशन लाल अग्रवाल जी को सत सत नमन करता हूं कि उन्होंने अपना उद्देश्य, अपना कर्तव्य जो समझा, उस मार्ग पर चलने लगे। अब मैं अपना जिज्ञासा आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या ये जो आर्थिक न्याय मिशन के तहत जो वितरण सिस्टम का जो सिद्धांत लाया गया है, क्या यह बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के संभव है, या समाज के लोगों को इस संघर्ष में आने से ही संभव हो सकता है? बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के केवल सामाजिक
आंदोलन और गोष्ठी विचार से संभव हो सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ कि यह मूल रूप से तो समाज का प्रश्न है। ये समाज के संगठित हुए बिना ये काम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आज की जो राजनीति है वह समाज हित की दृष्टि से बनी ही नहीं है। आप सबने सुन लिया होगा और अनुभव भी किया होगा, राजनीति समाज को तोड़ती है। तो वर्तमान राजनीति समाज को तोड़ती है क्योंकि यह समाज द्वारा नियंत्रित है ही नहीं। इसका उत्तर बहुत गहरा तो अभी मैं नहीं देना चाहता, मैं ये बता दूं। अनेक लोग उससे असहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि समाज को जोड़े बिना आपके बुद्धिजीवियों के, समाज के, मानवता के हित में उसके प्रति सच्ची निष्ठा रखने वाले लोगों के बिना सामने आए यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। आप चाहे जिस दल की राजनीति में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो लोग राजनीति में हैं वे राजनीति में रहकर, अपने दल की राजनीति में रहकर भी इसकी बात उठाएं, सारे सवालों को वहां पर भी उठाएं, वहां से भी उत्तर मिलेगा। और फिर जो वास्तव में इसके लिए स्वतंत्र, इसी के लिए लड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी रास्ते खुले हुए हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं खड़ी होगी। और हम सब लोग मिलकर जब इस दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे तो एक दूसरे के साथ स्वाभाविक रूप से निकटता होगी, यह उसका परिणाम होगा। क्योंकि हम सबका लक्ष्य जब एक होगा तो फिर कोई भी दल हमारी बात को दबा नहीं पाएगा, और जितना वह दबाएगा इससे सहमत होने वाली जनता वह खड़ी होने लगेगी, प्रतिक्रिया देने लगेगी। और जब थोड़ी सी उसने और एकजुटता दिखा दी तो ये राजनीति के खिलाड़ी उसी को केंद्र में रखकर अपनी अपनी राजनीति करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मेरा उत्तर इतना ही है कि समाज को पहले आश्वस्त करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। समाज के जो लोग समझदार हैं उन तक जाना पड़ेगा, उनके प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेगा, तो इसका परिणाम सहज रूप से आने लगेगा और राजनीति को प्रभावित करने लगेगा। इसलिए दोनों दृष्टि से यह स्पष्ट, यह रास्ता पूरक है और अपनी अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार हर व्यक्ति को वही रास्ता पकड़ना चाहिए। जहां तक मैं समझा हूं, उत्तर में जो बताई गई है वह यह बताई गई है कि अगर समाज के तरफ से यह बातें उठनी शुरू हो जाए तो कोई भी राजनीतिक दल इस बात को मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे, नहीं मानेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। धन की गोपनीयता जो है, मैं बताना चाहता हूं कि आज जैसे बहुत लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, यह सरल तरीका बता रहा हूं, और जो भी सरकार को हिसाब किताब देते हैं, सरकार उसका प्रमाणीकरण करके मोहर लगा के आपको लौटाती है। जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं वो जानते हैं। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति चाहे तो उसकी सत्य प्रतिलिपि नहीं मिल सकती, यानी दूसरे रास्तों से आपको चुरा कर निकाल ले, वो एक दूसरी बात है। और यदि वह सत्यापित नहीं है तो उसे केवल चोरी माना जाएगा और अपराध दर्ज होगा अगर किसी ने उसके आधार पर कुछ बात कहने की कोशिश की। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं 100 के 100% के झूठे होते हैं। आप पूछ सकते हैं कि मेरा रिटर्न सच्चा है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी आयकर रिटर्न देता हूं।
और मेरा भी झूठा है, क्योंकि मेरा सच्चा इसलिए नहीं हो सकता, आपने सारी व्यवस्था इस प्रकार की तैयार की है कि वह सच्चा किसी का भी हो ही नहीं सकता। और मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए बार बार कहता आ रहा हूं, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट यह सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, आकार छोटा है। मैंने वहां पर भी कई प्रोग्राम किए हैं और इस पुस्तक में भी या पर्चे में भी सब जगह मिलेगा। इस देश का राष्ट्रपति झूठा रिटर्न भरता है, इस देश का प्रधानमंत्री झूठा रिटर्न भरता है, लोकसभा का अध्यक्ष झूठा रिटर्न भरता है और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वह भी मैं दावे के साथ कहता हूं झूठा रिटर्न भरता है। तो जहां तक सच्चाई का सवाल है तो ये गोपनीयता का बाकायदा कानून जबरदस्ती बनाया गया है। अगर आप स्पष्ट तौर पर देखें तो वो लक्षणात्मक रूप से मिलेगा आपको, लेकिन कोई अगर लेना चाहे तो उसको किसी भी दूसरे व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं मिलेगा। इस बात का मैं दावा करता हूं। ये जो आरटीआई का कानून बना उसके ऊपर बहुत ज्यादा माथापच्ची हुई थी और अंत में अगर कोई ये पूछे कि जिसका रिटर्न आप मांग रहे हैं वो अगर उससे सहमत है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह बकवास बात हुई कि नहीं? और पद पर बैठने वाला कोई भी व्यक्ति वह गोपनीयता की शपथ पहले लेता है, पद की गोपनीयता की शपथ, और उसके बाद उसे सत्ता मिलती है। मैं पूछता हूं यह लोकतंत्र है कि तानाशाही है? सबकी गुलामी है क्या? देश का नागरिक अगर देश का मालिक है तो गोपनीयता किससे? कोई इसका उत्तर तो देगा ना। मालिक से गोपनीयता, वो सेवक कहने वाले गोपनीयता का अधिकार रखेंगे। यह बेहद उल्टी बात, बकवास बात हुई कि नहीं? तो गोपनीयता का कानून है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के द्वारा दी गए रिटर्न और बाकी सारे जितने भी उसके काम धंधे हैं, किसी के बारे में उसके द्वारा जो जानकारी सरकार को दी गई है वह दूसरे आदमी को उसकी सहमति के बिना नहीं दी जा सकती। और इसका यदि आप दुष्परिणाम देखना चाहते हैं तो मैं कहूंगा आज घर घर में होने वाली बेईमानी, सगे भाइयों और मां बाप के साथ होने वाले धोखे इसका प्रमाण है। हमारी पारिवारिक जो व्यवस्था है उसमें परिवार के सदस्य आपस में पूरे विश्वास के बिना कभी एक साथ नहीं रह सकते। योग्यता के प्रश्न की कोई बात नहीं। एक बहुत योग्य भाई अपने महामूर्ख भाई के साथ निर्वाह करेगा, आत्मीयता के साथ उसके साथ व्यवहार करेगा, अपनी इच्छाओं को मारकर उसकी इच्छा की पूर्ति करेगा। इसके तो अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन गोपनीयता के इसके कारण हर जगह धोखा ही धोखा है। यानी एक समय जो भाई घर का संचालक होता है वही सबकी संपत्ति, सबके अधिकार दबाकर बैठ जाता है और बाकी लोगों के पास कुछ भी नहीं होता। जीने खाने का रास्ता उनका बंद हो जाता है, यहां तक कि मरणासन स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसे धोखे रोज हो रहे हैं। मैं समाज का नाम इसलिए ले रहा हूं, सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था का नाम इसलिए ले रहा हूं कि इस संपत्ति की गोपनीयता ने आदमी की नीयत खराब कर दी है। पूरी व्यवस्था षड्यंत्र और धोखे का पर्याय बन गई है। लेकिन अगर गोपनीयता नहीं होती
परिवार के हर सदस्य को अपनी संपत्ति की जानकारी होती है, सरकार को जानकारी होती है, लेकिन आज तो सरकार को जानकारी नहीं है। आज आप आरटीआई लगाकर जिन विशेषज्ञ लोगों ने वह जानकारी प्राप्त की है, वो आदमी भी आपके बिहार का ही है, बोरिंग रोड में उसका घर है। मैं उससे 2 बार मिला, विजय शर्मा। कभी न्यूज नेशन पर 3 दिन तक उसकी बात की चर्चा चली थी। मैं तो सोचता था कि सत्ता में बैठे हुए लोगों की सांस बंद हो जाएगी, या तो पत्ता भी नहीं खड़का। आप अगर इसकी सत्यता की जांच करना चाहते हैं तो मैं दूसरा नाम भी ले सकता हूं। आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चले जाइए। अब वो तो गली गली हो गए हैं, क्योंकि सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। अगर सरकार ने वह पदवी बनाई है तो फिर उसके अच्छी तरह भरण पोषण का रास्ता भी तो वही देगी ना। और मैं अपनी भाषा में अगर बात कहूं तो चार्टर्ड अकाउंटेंटों को खराब नहीं लगना चाहिए, वह फर्जीवाड़ा विशेषज्ञ है। फर्जीवाड़ा विशेषज्ञ होना अपराध नहीं है, फर्जीवाड़ा करना अपराध है। और इसके लिए मूल रूप से जिम्मेदार कौन है? जिन्होंने ये फर्जीवाड़ा करने वाली व्यवस्था का निर्माण किया है, उन कानूनों को स्थापित किया है। और वे कौन है? तो वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। अब मैं नहीं जानता, मैं सारा दोषारोपण किसके ऊपर करूं? यह कठिन बात है, इसका निर्णय आप लोग करिए। मैंने जितनी जानकारी दी है उसको गंभीरता से सुनिए। अच्छा, धन की गोपनीयता अगर समाप्त हो जाती है तो क्राइम बढ़ने का खतरा नहीं है? जनप्रतिनिधि मिलकर व्यवस्था का निर्माण करेंगे, और जनप्रतिनिधि वो तभी होंगे जब वो जनता की इच्छाओं को अभिव्यक्त करेंगे। यह तो पूरी विधायिका का दायित्व हो गया। अगर इसे केवल विधायिका करने माना जाए तो फिर पूरे समाज का यह अधिकार है। जो भी नियम बने, कानून बने, व्यवस्था बने, बस प्रत्येक व्यक्ति की सहमति से बने। यानी जनप्रतिनिधि बनाए, लेकिन सामान्य व्यक्ति से भी अगर कोई प्रश्न उठता है, उसका एक मापदंड स्वीकार किया जा सकता है जो व्यावहारिक हो, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो उस विधायिका में न शामिल नहीं है, वो निरंकुश गुंडा है और हमारे ऊपर जो चाहे कानून बना सकता है, तो फिर हम स्वतंत्र कहां होंगे? इसलिए मैं इस बात का निवेदन करूंगा कि राज्य का जो सवाल है, शासन का जो सवाल है, वो समाज की इच्छाओं की रक्षा करना है। उनमें फेरबदल करना उनका अधिकार है ही नहीं। और हम लोगों के इसी भ्रम में जी रहे हैं कि सरकार में बैठे हुए लोग जैसा चाहे कानून बना सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि कानून बनाने का अधिकार उनका नहीं है, वो समाज का है। फिर भी जो व्यवस्था बनी है, किसी भी कानून को चुनौती देने की एक व्यवस्था है। लेकिन आप बताइए, किसी की मां ने दूध पिलाया है क्या? सुप्रीम कोर्ट में जाने की हिम्मत रखता है? और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसके ऊपर मेरे मुंह से मत कहलवाइए, क्योंकि यह बात बहुत पहले आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी जो रिटर्न भरता है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो झूठ बोल रहा है, सरेआम समाज के साथ धोखा कर रहा है। और अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर शपथ पत्र देने को तैयार हूं। अब इससे ज्यादा आगे मुझे क्या कहना चाहिए, इसे आप लोग विचार करिए। झूठा है, 100% झूठा है, और जब तक वह झूठा रहेगा तब तक समाज दुखी होगा। इसलिए इसी बात को वो करिए कि वास्तव में कानून बनाने का अधिकार
समाज की सर्व सहमति पर निर्भर करता है। यह उसी का अधिकार है। यदि कहीं से भी किसी कानून के विरुद्ध कोई समाज से आवाज उठती है, वह विधायिका को सुननी चाहिए, उस पर पूरी गंभीरता से विचार होना चाहिए। लेकिन आज तो वह है ही नहीं। और जो लोग ताकत के बल पर सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं, उन गुंडों को रोकने का, उनसे रक्षा करने का काम वो सिर्फ राज्य का है, जिसे आपने सर्वे सर्वा मान लिया है। यह एक बहुत बड़ा दोष हमारी व्यवस्था में है, संपूर्ण व्यवस्था में। वास्तव में देश का एक नागरिक यदि असंतुष्ट है, अपने साथ अन्याय होने की बात उठाता है, तो वो देश की विधायिका के पास जानी चाहिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय को तुरंत उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। यह बहुत दुख की बात है और इसीलिए आपको उठकर खड़ा होने की जरूरत पड़ेगी, ये मेरा कहना है। आर्थिक अपराध या आर्थिक समानता बिना राजनीतिक दल के राजनीति की आवश्यकता है, उस पर सर बोले कि मतलब राजनीति की इसमें जरूरत नहीं है। तो सर, जब गोपनीयता छिपा रहा है, चाहे जज साहब हो, चाहे सांसद महोदय, विधायक लोग, कितने लोग हैं पूरे देश में? ज्यादा से ज्यादा 10,000 7,000 कुछ हैं सांसद, लेकिन भारत की जनसंख्या जो है 1 अरब 35 करोड़। तो 35 करोड़ जनसंख्या है, तो जिसे हम सर्विसमैन, तो जितने भी सर्विसमैन हैं, जो छोटे पदाधिकारी होते हैं, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 3 तक, वो अपनी ईमानदारी के साथ रिटर्न भरते हैं, उसमें एक पैसा नहीं छुपाते हैं। मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ और मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, सिर्फ नौकरी है, लेकिन आज 21,000 रुपया मेरा टैक्स काट लिया गया, मैंने कोई नहीं छिपाया। तो फिर जो अपराधी हैं, सांसद और विधायक, मंत्री या जज साहब, उनकी श्रेणी में अन्य लोगों के लिए जोड़ना क्या ये न्यायोचित है? आप गोपनीयता के जहाँ बात रही, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, तो बहुत सी उसमें आर्टिकल्स हैं जो गोपनीयता भी जरूरी है। जैसे हमारे देश की सुरक्षा है, हमारे अर्थव्यवस्था की भी सुरक्षा है, तो गोपनीयता भी जरूरी है। लेकिन गोपनीयता को लागू करने वाले लोग अगर बेईमान हैं, तब गोपनीयता बेईमानी है। झूठ। आपको इसका एक पहलू और देख लेना चाहिए कि अपने देश में कृषि से होने वाली आय, इसे कर मुक्त रखा गया है। आप जानते हैं ये बात? जानते हैं ना? और जितने रिश्वत और गलत रास्तों से हत्या और डकैती से जो प्राप्त धन है, उसको दिखाने के लिए इस प्रकार के अपराधी लोग छोटा सा जमीन का टुकड़ा अवश्य रखते हैं। जमीन का मूल्य कितना? तो 5 करोड़ रुपए। क्या फसल बोई? मेथी। कितना फायदा हुआ? 25 करोड़ रुपए। आपने सुने हैं ये उदाहरण कि नहीं सुने हैं? तो जो बात आप कहना चाह रहे हैं वह बहुत लंबा विषय है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, अगर इस संविधान के आधार पर व्यवस्था चलाने वाले लोग ईमानदार हुए तो यह व्यवस्था बहुत बढ़िया सुखदायी होगी। लेकिन आप आम जनता के हाथ काट दें, उससे पूछने का अधिकार भी न रखें, उसे कुछ करने का अधिकार भी न रखें, सारे अधिकार एक व्यक्ति में केंद्रित कर दें, और उसके बाद ईमानदार लोग कहां से लाएंगे आप? वो सारे ईमानदार लोगों की हत्या का संविधान बनेगा। इस बात को आप गंभीरता पूर्वक सोच लीजिए। माननीय अम्बेडकर जी की भावना खराब नहीं होगी, फिर उन्हें लेकिन लगाने की क्या जरूरत थी? सत्ता पर तो ऐसे लोग ही आने चाहिए जो ईमानदार के अलावा कुछ हो ही नहीं, जिन्हें खरीदा नहीं जा सके। क्या आप इसका समर्थन करेंगे? और क्या चुनाव प्रणाली से यह काम नहीं हो सकता? तो फिर एक बहस उसी पर होगी, लेकिन वो बहस आज नहीं होगी। मैं आपसे निवेदन कहता हूं कि आज विधायिका गुंडे, बदमाशों, लुच्चों, लफंगों का अड्डा बन गई है। कार्यपालिका सारे देश का सत्यानाश करने के लिए आमादा है। देश का उच्चतम न्यायालय
केवल बकवास कर रहा है। निजता की गोपनीयता के ऊपर 9 सदस्यीय बेंच बैठी थी। आपको याद होना चाहिए, आपके यहां का जो सबसे बड़ा वकील हो, बैरिस्टर हो, कभी उसके साथ बैठ के चर्चा करेंगे तो आपको पूरा उसका आभास हो जाएगा कि वास्तव में आपकी व्यवस्था ईमानदार लोगों के उन पदों पर बैठने के लायक है ही नहीं। यह सत्ता पर बैठने वाले व्यक्ति पर अंकुश नहीं लगाती, इस निरीह जनता पर 70 तरह के 100 तरह के 1000 तरह के अंकुश रोज लगाती है। और सरकार आज जिसको चाहे वह कितना ही सज्जन आदमी हो, सबसे बड़ा अपराधी घोषित कर सकती है और उसे सबसे बड़ा अपराधी सिद्ध करा सकती है। इसमें थोड़ा सा भी संदेह आपको नहीं होना चाहिए। और ये आरोप थोड़े बहुत तो लगते ही हैं, इसलिए आप जो शंका कर रहे हैं कि वास्तव में सत्ता पर बैठा हुआ जो सर्वोच्च व्यक्ति, सारे अधिकार प्राप्त व्यक्ति, यदि साधु संत से मतलब भगवाधारी नहीं बोल रहा हूं मैं, आप इस बात को समझ लीजिए, सत्य और न्याय के प्रति जिसकी निष्ठा हो, जो उतना समझ रखता हो, जो उतना चरित्रवान हो, जो लोभ लालच से उतना परे हो, वैसी व्यवस्था तो आपको बनानी पड़ेगी ना। तो क्या गोपनीयता के रहने से वो व्यवस्था बन पाएगी? क्या संसद में सारे लुच्चे लफंगे बेईमान, और अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो समाज में अगर बेईमान लोगों का प्रतिशत 20% हो, मैं इसको सत्यापित नहीं कर रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तो मेरा दावा है कि उससे 3 गुना संसद में 60% बेईमान मिलेंगे। और अब प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद तो हमको ये समझ में आ जानी चाहिए ना कि जरूर हमसे कोई गलती हुई है जिसके कारण देश की जनता का भाग्य फूटा है। और अगर आपको इसके अलावा कोई दूसरा कारण लगता है, लेकिन आप बदनीयत लोगों की बात मत उठाइएगा। बदनीयत लोग वो समझाने से कभी नहीं मानते। वो तो जब आपकी व्यवस्था उसके अनुसार बनेगी तो उनके और उनके देवताओं को ईमानदार रहना पड़ेगा। आज तक कोई भी बड़ा पद पर रहने वाला व्यक्ति असल में तो अपराधी घोषित होता ही नहीं है, और अपराधी अगर घोषित होता है तो उसकी संपत्ति जब्त होती है, उसका सारा खेल अंदर बाहर कहीं से भी हो चलता रहता है। क्या आप उससे इनकार करेंगे? और अगर आप उसे स्वीकार करते हैं तो मेरा निवेदन है कि संपत्ति की गोपनीयता को समाप्त किए बिना यह बदमाशों का खेल कभी नहीं रुक सकता, और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को उसका मूलभूत न्यूनतम अधिकार भी नहीं मिल सकता, जिसका हम लोग बार बार रोना रो रहे हैं। मैं समझता हूं इसके ऊपर अगर और विचार करने की जरूरत है, और यदि मुझे कुछ कहना ही है, मैं कहूंगा ये सारी चुनाव प्रणाली गुंडों के लिए बनी है, जो कहीं पर भी सत्य का, न्याय का न प्रतिपादन करती है और न उसका संरक्षण करती है।